पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली इस बम्पर जीत के कई किरदार हैं। उन तमाम किरदारों में एक अहम किरदार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी बंगाल में फिलवक्त करीब 5000 शाखाएं हैं। बीजेपी की इस जीत का श्रेय संघ की इन शाखाओं को और इनसे जुड़े स्वयंसेवकों को भी दिया जा रहा है। लेकिन संघ के लिए बंगाल में खुद को स्थापित करना इतना आसान नहीं रहा था। बंगाल में संघ के स्थापित होने की कहानी हिंदुस्तान की आजादी से भी ज्यादा पुरानी है, जिसमें सैकड़ों अड़चने, हजारों आहूतियां और 8 दशक का लंबा संघर्ष है, जिसका इतिहास बताए बिना बंगाल में भाजपा की जीत की असली कहानी नहीं कही जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज बात बंगाल में भाजपा की हुई जीत में संघ की उस भूमिका की जिससे आम लोग अनजान हैं। साल 1925 में बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बंगाल में अपनी पहली शाखा 1939 में स्थापित की थी। तब इस शाखा को स्थापित करने की जिम्मेदारी उठाई थी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने, जो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेगड़ेवार के बाद संघ की सबसे बड़ी भूमिका में थे। डॉक्टर हेगड़ेवार ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कलकत्ता से ही की थी, तो उनके वहां पुराने संपर्क थे। उन्हीं संपर्कों का इस्तेमाल करके गोलवलकर ने कोलकाता के मानिकतला में बने एक स्कूल के हेडमास्टर से बात की और उन्हें संघ की शाखा स्थापित करने और उस शाखा में उस स्कूल के बच्चों को भेजने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद 22 मार्च 1939 को मानिकतला के तेलकोट मठ मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बंगाल की पहली शाखा स्थापित की गई। बंगाल में शाखा स्थापित करने के बाद गोलवलकर फिर से नागपुर लौट गए। बंगाल में संघ के विस्तार का जिम्मा आया मधुकर दत्तात्रेय देवरस यानी कि बाला साहब देवरस के पास। देवरस नागपुर छोड़कर कलकत्ता आ गए और वहां उन्हें हिंदू महासभा के कद्दावर नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बात करके उन्हें संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद संघ का विस्तार होना शुरू हुआ। साल 1944 तक संघ ने बरहमपुर, नवद्वीप, बर्धमान, सूरी, उत्तरपाड़ा, मिदनापुर और मालदा के साथ साथ आज के बांग्लादेश के हिस्से में मेमनसिंह और नवाबगंज तक अपनी शाखाओं का विस्तार कर लिया और ये विस्तार लगातार जारी रहा। इस विस्तार के क्रम में भी बंगाल के रहने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कहने पर संघ एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए तैयार हुआ और फिर 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के एक स्कूल में भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। जनसंघ को चुनाव लड़ना था तो वो चुनाव लड़ने चले गए और संघ अपनी मंथर गति से अपने विस्तार के काम में लगा रहा। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच बटी बंगाल की राजनीति में संघ को शुरुआती दिनों में बेहद संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि संघ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के कोर एजेंडे पर काम कर रहा था, जबकि बंटवारे की वजह से शरणार्थियों को रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत थी और उस लड़ाई को लड़ने का काम लेफ्ट कर रहा था। ऐसे में संघ को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी। संघ को यह मुश्किल तब तक आई जब तक कि जनसंघ के जनता पार्टी में विलय और जनता पार्टी के टूट के बाद बनी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे में राम मंदिर को शामिल न कर लिया। एक बार जब राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो पूरे देश के साथ साथ बंगाल में भी संघ को खाद पानी मिलने लगा। राम मंदिर के लिए संघ के 2 स्वयंसेवकों की कुर्बानी ने पूरे देश के साथ साथ बंगाल को भी संघ के प्रति निष्ठा बनाने में अहम योगदान किया। ये 2 स्वयंसेवक सगे भाई थे, जिनके नाम थे शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी। 22 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कलकत्ता में अपने घर के पास बड़ा बाजार में लगने वाली शाखा में हर रोज जाते थे। जब संघ के ही संगठन विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा के लिए स्वयंसेवकों को अयोध्या पहुंचने को कहा, तो राम कुमार और शरद भी अपने पिता से इजाजत लेकर अयोध्या पहुंच गए। लेकिन कार सेवकों को विवादित ढांचे तक पहुंचने से रोकने के लिए तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोलियां चलाने का जो आदेश दिया था, उसमें 2 नवंबर 1990 को हुई फायरिंग में ये दोनों भाई भी शहीद हो गए। इसने बंगाल में संघ के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ा दी। अगले साल 1991 में संघ में कम से कम 100 प्रचारक शामिल हो गए। 1992 में संघ ने बंगाल के नदिया जिले में कल्याणी में
3 दिवसीय एक शिविर आयोजित किया, जिसमें पूरे बंगाल के करीब 17,000 स्वयंसेवक शामिल हुए और तब बंगाल में संघ की शाखाएं बढ़कर करीब 1500 तक पहुंच गईं। 2001 तक बंगाल में संघ का तब तक विस्तार होता रहा जब तक वामपंथी सरकार की कमान ज्योति बसु के हाथ में थी। ज्योति बसु के हटने के साथ ही जब बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल के मुख्यमंत्री बने तो उनके निशाने पर संघ और उसका संगठन आ गया। ये वही वक्त था जब ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी का गठजोड़ था, तो लेफ्ट सरकार ने ममता बीजेपी के गठजोड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका सीधा नुकसान संघ को हुआ। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा और हुगली में तो लेफ्ट कार्यकर्ताओं और संघ के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ, जिसमें कम से कम 100 लोग मारे गए। लेफ्ट सरकार ने इतनी दहशत फैलाई कि संघ की शाखाएं एक एक करके बंद होने लगी। 2 साल के अंदर ही करीब 500 शाखाएं बंद हो गई और उनकी संख्या घटकर 1000 पर आ गई। 2011 में जब ममता बनर्जी ने वामपंथ का किला ढाया तो उस वक्त बंगाल में संघ की शाखाओं की संख्या घटकर 800 ही रह गई थी। लेकिन इस बीच संघ में भी एक बड़ा बदलाव हुआ और ये बदलाव संघ के शीर्ष नेतृत्व के तौर पर, जहां मोहन भागवत के तौर पर संघ को नया सरसंघचालक मिल गया। तो नए संघ प्रमुख ने लेफ्ट की सरकार के जाने के साथ ही बंगाल में संघ के विस्तार का प्लान तैयार कर लिया। 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती थी और तब संघ ने उस साल बंगाल में 11 से 13 जनवरी तक 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया। सरसंघचालक मोहन भागवत के बुलावे पर नदिया जिले की कल्याणी के गयासपुर गौशाला मैदान में करीब 10,000 स्वयंसेवक पहुंच गए और फिर संघ की शाखाओं का विस्तार होना शुरू हुआ। 2013 तक बंगाल में संघ की शाखाओं की जो संख्या थी वो 820 हो गई, जो मार्च 2014 तक 1010 हो गई थी और फिर उसके बाद संघ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2016 में बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान संघ की शाखाओं की संख्या बढ़कर करीब 1400 पहुंच गई। 2021 में यह संख्या 2500 तक थी। 2024 में संघ की शाखाओं की संख्या 4500 को पार कर गई और आज की तारीख में बंगाल में संघ कम से कम 5000 शाखाएं लगाता है, जिनमें शामिल स्वयंसेवकों की मेहनत ने बंगाल में भाजपा को वो जीत दिलाई है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। संघ के इस अप्रत्याशित विस्तार में संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी बड़ी भूमिका रही है, जो लगातार बंगाल का दौरा करते रहे। संघ की बढ़ती शाखाओं ने ही बंगाल में भी रामनवमी की कार्यक्रम को प्रमुखता दी, जिसके बाद अकेले साल 2025 में ही करीब 30,000 रामनवमी के जुलूस निकाले गए। अकेले उत्तर बंगाल में भी करीब 10,000 जगहों पर रामनवमी मनाई गई। मध्य बंगाल में ये संख्या करीब 7,000 की थी तो दक्षिण बंगाल में सबसे ज्यादा 12,000 रामनवमी के जुलूस निकाले गए। ऐसे जुलूसों और कार्यक्रमों ने न सिर्फ स्वयं सेवकों को एकजुट किया, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों के दौरान होने वाले भाषण और बौद्धिक में बंगाल में घुसपैठ की समस्या से लेकर हिंदुत्व के खतरे तक के प्रति लोगों को आगाह किया, जिसमें संघ के सभी अनुषंगिक संगठनों जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और लघु उद्योग भारती जैसे संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने बंगाल में वोटरों को वोट करने के लिए प्रेरित किया। और उसी का नतीजा है कि न सिर्फ बंगाल में आजादी के बाद का पहला ऐतिहासिक मतदान हुआ, बल्कि ऐसी वोटिंग ने भाजपा के लिए बंगाल के उस किले को भी ध्वस्त कर दिया जो अभी तक अभेद्य माना जा रहा था। आज संघ का हासिल सबको पता है, संघ की शाखाएं की संख्या भी कमोवेश सबको पता है। बस नहीं पता है तो उन सैकड़ों हजारों संघ के कार्यकर्ताओं का बलिदान, जिन्होंने बंगाल में विस्तार के क्रम में हर वक्त अपनी आहुति दी। राम मंदिर आंदोलन में शहादत की वजह से कोठारी बंधुओं का नाम तो सबको पता चल गया। 2019 में मुर्शिदाबाद में मारे गए प्राथमिक शिक्षक और संघ से जुड़े बंधु प्रकाश पाल, उनकी गर्भवती पत्नी और बच्चे की नृशंस हत्या की कहानी ने भी पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन लेफ्ट सरकार के दौरान साल 2000 से 2011 के बीच बांकुरा, हुगली, मेदिनीपुर में मारे गए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के नाम किसी को पता नहीं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2020 में कहा था कि बंगाल में 300 से अधिक संघ के कार्यकर्ता मारे गए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद भाजपा ने कहा कि चुनावी हिंसा में संघ के दर्जनों कार्यकर्ता मारे गए।
आज भी सीबीआई ऐसे कई मुकदमों की जांच कर रही है जिसमें मरने वाले संघ से जुड़े थे। तो भाजपा की इस बम्पर जीत में संघ की शहीद उन स्वयंसेवकों की भी कुर्बानी है, जिसे ना तो कभी भाजपा भुला पाएगी और ना ही संघ कभी इन कुर्बानियों को किसी को भूलने देगा। शुक्रिया। मैं थी आपके साथ मेघा प्रसाद।